गुड इवनिंग एवरीवन। यूएस में अगर इंटरेस्ट रेट 0.25% से भी अगर बढ़ जाता है तो इंडियन मार्केट्स के गिरने का खतरा क्यों पैदा हो जाता है, और कभी कभी तो अच्छा खासा गिरावट, और साथ ही उस समय एफआईआईज पैसा निकाल कर क्यों और ज़्यादा भागने लगते हैं, और यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स पे इसका क्या असर पड़ सकता है। और साथ ही ऐसा नहीं है कि जब भी यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो सिर्फ इक्विटी मार्केट्स पे फ़र्क पड़ता है, वहाँ पे दूसरे एसेट क्लासेस पे भी फ़र्क पड़ता है। डेट पे फ़र्क पड़ेगा, गोल्ड सिल्वर पे फ़र्क पड़ेगा, रियल एस्टेट पे, और अगर क्रिप्टो में आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्रिप्टो पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो यही सब डिटेल में जानेंगे कि क्या वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है तो कब बढ़ने वाला है, और उसका ओवरऑल क्या असर पड़ेगा। 10 ईयर जीसे का यील्ड देखेंगे यूएस का ना 4.7% से ऊपर चला गया था, अभी ये 4.61% के आसपास है अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें भी अच्छा खासा कमी आया है। देखिए, बात ये है कि यूएस के प्रेसिडेंट हों या फिर उनके जो मिनिस्टर्स हों, डर से उनका हालात ख़राब है, बहुत ख़राब है। क्यों ख़राब है? क्योंकि यूएस में अब चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं कि शायद इसी साल रेट हाइक का नौबत आ जाएगा। और रेट हाइक मोस्टली ऐसा बोला जा रहा है कहीं सितंबर में ही ना हो जाए, इलेक्शंस है नवंबर में। इसीलिए किसी भी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इससे पीछा छूटेगा। अगर ये रहा तब तो 100% डोनाल्ड ट्रंप भी कॉन्फिडेंट होंगे कि भाई इलेक्शन में बहुत बुरी तरह से हारेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसको सिस्टमेटिकली समझते हैं कि चल क्या रहा है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो भाई फेड रिज़र्व ना, यूएस का जो सेंट्रल बैंक है उसे फेडरल रिज़र्व बोलते हैं। तो इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि उसे सबसे पावरफुल बोला जाता है वर्ल्ड में। यूएस ऑफ कोर्स सबसे पावरफुल कंट्री है, और वहाँ के जो ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस हैं उसको भी पावरफुल माना जाता है। उसका जो स्टॉक मार्केट है यूएस का वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, उसका डेट मार्केट है सबसे बड़ा है, उसका जो करेंसी है डॉलर वो रिज़र्व करेंसी है। ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वर्ल्ड में, खासकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यूएस डॉलर्स में होते हैं। यूएस का बॉन्ड यील्ड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उससे ये डिसाइड होता है कि बाहर मार्केट में लिक्विडिटी कैसा होगा, मार्केट में ना दूसरे कंट्रीज़ में पैसा जाएगा या फिर पैसा वहाँ से निकलेगा। ठीक है, ये सब है। तो इसीलिए जो रेट हाइक है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो रेट हाइक हो क्यों सकता है? तो वो इसलिए हो सकता है क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी टारगेट से बहुत ज़्यादा ऊपर है। देखिए, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं ना, वहाँ पे इन्फ्लेशन का टारगेट जनरली ज़्यादातर देखेंगे 2% का रहता है, 2% का। यूएस में 2% का है, यूरोपियन कंट्रीज़ में देखेंगे 2% का है। ठीक है, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है, लेकिन इंडिया में कितना है, 4% भी रहेगा तो चलेगा। इनफैक्ट 2 to 6% का हमारा रखा हुआ है कि इसके बीच भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन आइडियल 4% के आसपास। डेवलप्ड कंट्री में जनरली 2% का। फिलहाल कितना है वहाँ पर इन्फ्लेशन यूएस में? तो जून का डेटा देखेंगे तो 3.5% का है। टारगेट है 2% और है कितना, 3.5%, और वो भी कमा है। मतलब मई में तो ये 4.2% चला गया था। ठीक है, और अगेन ये जो लड़ाई थोड़ी दिन रुका था, क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे आया था, इसलिए इन्फ्लेशन में कमी आया है। फिर से अगर ये लड़ाई बढ़ता है, क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाता है, फिर से इन्फ्लेशन ऊपर चला जाएगा, और फिर ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सितंबर में ही मोस्टली हो जाएगा 0.25%। तो इसका डर है डोनाल्ड ट्रंप या फिर उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनको, इससे डर से वो नहीं चाह रहे हैं कि इस लड़ाई को घींचा जाए। क्योंकि लड़ाई अगर बढ़ा तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता रहेगा, और वो बढ़ता रहेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता रहेगा, इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा तो इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे। यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ तो ज़्यादातर एसेट क्लासेस के हालात ख़राब हो जाएंगे। ये जो स्टॉक मार्केट उसका इतना अच्छा कर रहा है ना, गिरने लगेगा, बहुत चीज़ों का हालात ख़राब हो जाएगा। और इलेक्शंस में तो खैर अभी भी नहीं लग रहा है कि कुछ होगा उनका परफॉर्मेंस, लेकिन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और प्लस यूएस में देखेंगे ना, लेबर मार्केट देखेंगे या जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है अभी भी ठीक ठाक चल रहा है। अगर यहाँ भी प्रॉब्लम होता ना तो रेट हाइक के चांसेस काफ़ी कम होते, लेकिन वहाँ पे अभी भी ऑल्दो जीडीपी तो इस बार बहुत घट कर आया है, लेकिन फिर भी लेबर मार्केट देखेंगे, कंज्यूमर स्पेंडिंग देखेंगे यूएस में अभी भी स्ट्रांग है। तो इसके कारण भी और चांसेस बढ़ जाता है कि भाई रेट हाइक होगा। कहाँ डोनाल्ड ट्रंप ना रेट कट का बात किया करते थे। पहले जो फेड चेयरमैन थे उसको भी डोनाल्ड ट्रंप ने ही सेलेक्ट किया ना अपने फर्स्ट टर्म में।
खैर उनको रेट कट के लिए बोला तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई नहीं कर सकते हैं, सिचुएशन ही ऐसा नहीं है। खैर उनका जब टर्म ख़त्म हुआ तो फिर दूसरे बंदे को लाए एज अ फेड चेयरमैन, लेकिन ये भी स्ट्रिक्ट है इस मामले में, रेट कट का तो सवाल ही नहीं, यहाँ तो रेट हाइक का बात हो गया है। तो इस सब के कारण यूएस गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। इनफैक्ट जुलाई का फेड मीटिंग तो आउटकम में ऑफकोर्स वहाँ पे रेट्स को स्टडी रखा गया ना कट किया गया ना बढ़ाया गया, लेकिन वहाँ पे इंडिकेशंस बिल्कुल मिलने लगे हैं कि भाई सितंबर में अगर हालात ख़राब रहा इसी तरह से ना, इन्फ्लेशन अगर और ऊपर बढ़कर आया तो चांसेस हैं कि सितंबर में ही रेट हाइक हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ चांसेस है, 100% कॉन्फिडेंस कोई नहीं है ना, क्योंकि डिपेंड करेगा, डेटा डिपेंडेंट है। अब लड़ाई पूरी तरह से बंद हो जाए, क्रूड ऑयल का प्राइस 70-75 आ जाए तो फिर से चांसेस बहुत कम हो जाएंगे रेट हाइक के। लेकिन मान लीजिए लड़ाई ऐसा ही चला, क्रूड ऑयल 90 के रेंज में रहा, इन्फ्लेशन बढ़कर आया, तो सही बात है सितंबर में ही चांस काफ़ी अच्छे हो जाएंगे कि भाई इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाए कम से कम 25 बेसिस पॉइंट्स का। तो यहाँ पे देखिए अगर फेड रेट हाइक करता है तो क्या होगा ना, पूरा प्रोसेस समझते हैं। तो अगर फेड रेट हाइक करता है तो यूएस का जो बॉन्ड यील्ड्स है ऊपर जाएगा, ऑलरेडी देख रहे हैं ना 10 ईयर 4.5 से भी नीचे था, 4.5, 4.6, 4.7 क्रॉस किया, फिर से उन लोगों ने स्टेटमेंट दिया, उसके कारण 4.6 के आसपास आ गया है। और इसके कारण एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होगा, डॉलर स्ट्रांग होगा। यूएस बॉन्ड यील्ड जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, बाहर से और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होना यूएस में, क्योंकि यूएस सबसे स्ट्रांग कंट्री है ना फाइनेंशियली अगर आप देखें तो कॉन्फिडेंस तो है अभी भी यूएस में बहुत। तो ज़्यादातर जो बाहर का पैसा है, अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा तो लोग देखेंगे अरे ठीक है भाई सेफ्टी है, थोड़ा ज़्यादा पैसा यूएस में डाल देते हैं, बाहर से पैसा निकाल लेते हैं। तो पैसा अगर यूएस में ज़्यादा जाएगा तो जो यूएस डॉलर है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और ये जो पैसा निकलेगा, ज़्यादातर पैसा कहाँ से निकलेगा, इमर्जिंग इकनॉमी से, ठीक है। तो वहाँ जैसे इंडिया जैसे इमर्जिंग इकनॉमी से थोड़ा पैसा और निकलेगा, वहाँ जाएगा। तो ऑफकोर्स इंडिया जैसे कंट्रीज़ में और FIIs का आउटफ्लोज होगा पैसे का, मनी का, तो जो कि निगेटिव है। इसके कारण ही जो स्टॉक मार्केट्स है, जैसे इंडिया का निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, वहाँ पे आप प्रेशर देखेंगे शॉर्ट टर्म में, बिल्कुल वहाँ पे अनाउंसमेंट होगा, आप देखेंगे यहाँ पे शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम आएगा। एग्जैक्टली कितना प्रॉब्लम आएगा जब वो थोड़ा पास आ जाएगा वो समय ना, तो मैं आपको इस पर भी अच्छी तरह से अपने एंड से समझाने की कोशिश करूँगा कि भाई कितना करेक्शन आ सकता है। तो देखिए पहले हिस्ट्री भी अगर आप देखें ना तो लाइक 2013 उस समय यही हुआ था, उसको बोलते हैं टेपर टेंट्रम, ठीक है। तो वहाँ उस समय क्या हुआ था, रुपी क्रैश कर गया था। ये जो अभी FCNR डिपॉजिट्स RBI ने लाया है ना, अच्छा खासा डिपॉजिट हो रहा है, मैं इस पे आपको अपडेटेड भी रखता हूँ ना। उसमें मैंने आपको बताया था कि 2013 में RBI ने किया था, ठीक है। 2013 में इसीलिए किया गया था क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगा, रुपी हमारा क्रैश कर गया था, FIIs भागने लगे थे, मार्केट गिर गया था। तो इसीलिए FCNR डिपॉजिट उस समय स्टार्ट किया गया था, उससे फ़ायदा भी हुआ था ऑफकोर्स, ठीक है। उसके बाद 2022 में अगेन फेड ने रेट हाइक किया, डॉलर स्ट्रांग हो गया, FII सेलिंग फिर से बढ़ गया था। उसके बाद जो ग्रोथ स्टॉक्स थे वो गिरने लगे थे, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखें। तो ये अगर हुआ तो किस सेक्टर्स को प्रॉफिट हो सकता है, कि हर एक चीज़ का प्लस माइनस होता है ना। तो कुछ सेक्टर्स को ऑफकोर्स फ़ायदा होगा, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं ना, लाइक IT हो गया, फार्मा हो गया, क्योंकि इनका जो कमाई होता है ना, अर्निंग होता है, वो डॉलर टर्म्स में होता है। डॉलर स्ट्रांग होगा तो इसको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इनके लिए पॉजिटिव होगा। लेकिन हाँ, बाकियों ज़्यादातर के लिए ये प्रॉब्लम में ही करेगा ना। अब जैसे वैसी कंपनी जिन्होंने डॉलर डेट लिया हुआ है ना, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, तो जब डॉलर स्ट्रांग होगा तो इनको उसके दिक्कत होगा, क्योंकि इनको जो डेट रीपेमेंट करना होगा डॉलर टर्म्स में करना होगा, रुपी से डॉलर में कन्वर्ट करना होगा, उनको प्रॉब्लम होगा। वैसी कंपनी जिनका बोरोइंग ज़्यादा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। जिन कंपनीज़ का जो वैल्यूएशन है वो ज़्यादा हो गया है, उनको प्रॉब्लम होगा। तो यहीं पे ये जो बबल चल रहा है ना, AI कंपनीज़ में तो ऑलरेडी प्रॉब्लम दिखने लगा है स्टॉक प्राइसेस में अगर आप देखें। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ने लगेगा ना और भी ज़्यादा गिरावट आएगा। ये जो हाइपर स्केलर्स हैं, सेमी कंडक्टर्स हैं, वहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इनका भी कैश फ्लोज तो अब वीक हो रहा है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो मार्केट से पैसा उठा रहे हैं। एक तो कैश फ्लोज कम हो जा रहा है कि पूरा पैसा उधर खर्च कर दे रहे हैं, उसके बाद इक्विटी से, डेट से पैसा उठा रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा खर्च करना है, और पैसा। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगेगा तो इनको प्रॉब्लम होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, अब है ना कि भाई क्या करें, डर लग रहा है तो अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो है ना भाई SIP बंद कर दो, पूरा इन्वेस्टमेंट बंद कर दो, पैसा निकाल लो ना, ऐसा ही लोग सोचते हैं जनरली। तो देखिए मेरा मानना ये है कि जब भी मार्केट गिरता है तो NAV भी आपका नीचे जाएगा म्यूचुअल फंड का। तो वहाँ पे आप जब खरीदते हैं तो आपको यूनिट्स ज़्यादा मिलते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में आपके जो रिटर्न्स है वो उसके कारण बढ़कर आएंगे। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है, बुरी खबर नहीं है। मार्केट गिरता है, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस समय तो उसे निगेटिवली
नहीं लेना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल SIP करना चाहिए। और इनफैक्ट जब ये समय पास आ जाए और बिल्कुल लगे कि नहीं बिल्कुल होने वाला है, तो हो सके तो थोड़ा बहुत कैश रखना चाहिए कि अगर थोड़ा ज़्यादा अगर गिर जाता है तो कैश में डिप्लॉय करूँगा, उससे भी रिटर्न्स थोड़े बढ़कर आएंगे। ठीक है, सिंपल एग्जांपल देखा जाए ना तो हम US है ना, उसको एक बड़ा सा वाटर टैंकर की तरह देखें। ठीक है, वहाँ से US ने पानी चलाया हुआ, जैसे फेड है, वो टैप से पानी गिर रहा है लिक्विडिटी, ठीक है, पैसे का लिक्विडिटी पूरे वर्ल्ड में जा रहा है वो लिक्विडिटी। जैसे वो टैप बंद कर देगा या फिर पानी का फ्लो कम कर देगा तो पूरे वर्ल्ड में लिक्विडिटी कम हो जाएगा ना, पैसा कम जाएगा दूसरे कंट्रीज़ में, इनफैक्ट दूसरे कंट्रीज से और US में पैसा आने लगेगा। तो इसके कारण जो लिक्विडिटी कम होता है तो सभी जगह प्रॉब्लम होगा, और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में इसका प्रॉब्लम कहीं ज़्यादा बढ़कर आता है। इसीलिए इक्विटी में तो बिल्कुल प्रॉब्लम आएगा, पूरे वर्ल्ड इक्विटी में, सिर्फ इंडिया में नहीं, US में भी होगा और दूसरे कंट्रीज़ में शॉर्ट टर्म में। ऑफ कोर्स अगर आपका इकोनॉमी अच्छा है तो शॉर्ट टर्म का प्रॉब्लम होगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इकोनॉमी ख़राब है तब तो हमेशा प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है, लेकिन इंडिया का इकोनॉमी फ़िलहाल रिलेटिवली बेटर है, तो मेरे अनुसार उसका शॉर्ट टर्म नेगेटिव असर पड़ेगा। और उसके बाद दूसरे एसेट क्लासेस भी नहीं बचेंगे। अब जैसे इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, किसी ने ऑलरेडी डेट में इन्वेस्ट किया हुआ है जैसे, तो वहाँ पे सही बात है ना, आपके रिटर्न थोड़े कम हो जाएंगे। जैसे आपने डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर जाने लगता है तो ऑफकोर्स वहाँ पर रिटर्न थोड़े कम हो जाएंगे उसके कारण। गोल्ड सिल्वर, ऑफकोर्स डॉलर जब स्ट्रांग होगा, बार बार मैंने बताया है, तो वहाँ पे गोल्ड सिल्वर पे उसका नेगेटिव असर पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे डॉलर टर्म्स में ही आपको पता है गोल्ड सिल्वर जो आप खरीदेंगे, ऑफकोर्स हम यहाँ पे तो रुपये में खरीदते हैं, लेकिन जो ट्रेडिंग होता है ना इंटरनेशनल मार्केट, वो तो डॉलर में ही होता है। तो डॉलर जब स्ट्रांग होगा तो ऑफकोर्स गोल्ड और सिल्वर अगर आप दूसरे करेंसी से उसमें खरीदने जाएंगे तो आपको महंगा पड़ेगा, तो उसका डिमांड थोड़ा कम हो जाएगा। और प्लस जब वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है तो कुछ ज़्यादा पैसा फिक्स्ड इनकम में जाएगा, गोल्ड सिल्वर में पैसा कम जाएगा। ये सब रीजंस हैं। रियल एस्टेट, जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो रियल एस्टेट के लिए तो हमेशा निगेटिव होता है। क्रिप्टोज तो पूरा लिक्विडिटी का मार्केट है, अगर लिक्विडिटी कम होगा तो क्रिप्टो नेचुरली आपका प्रॉब्लम में आएगा। और प्लस डोनाल्ड ट्रंप जब ज़्यादा प्रॉब्लम में आएंगे तो उसके कारण क्रिप्टोज में और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि क्रिप्टोज रिसेंट टाइम्स में तो डोनाल्ड ट्रंप ही ऊपर ले गए ना, उनका फैमिली तो बहुत ज़्यादा पैसा बना लिया क्रिप्टो से। तो ये सब समझिए, अगेन शॉर्ट टर्म यस, लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म, इन चीज़ों का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जो भी फेड डिसीजन लेगा, अभी तो लेगा नहीं लेगा देखना होगा, डिपेंड करता है कि लड़ाई कैसा चलता है, क्रूड ऑयल का प्राइस कहाँ रहता है, इन्फ्लेशन कहाँ रहता है, उसके आधार पे डिसाइड होगा। लेकिन हाँ, अभी चांसेस लगने लगे हैं। तो जो भी फेड डिसीजन लेता है, ठीक है, उसके कारण शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी बिल्कुल रहेगा, उसके लिए हमें बिल्कुल तैयार होना चाहिए। लेकिन इंडिया, मैंने बार बार बताया, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है। यहाँ पे आपको क्या देखना है, कंपनीज का अर्निंग ग्रोथ कैसा है, प्रोडक्टिविटी कैसा चल रहा है, सरकार के तरफ से अच्छे रिफॉर्म्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, डोमेस्टिक कैपिटल कितना आ रहा है मार्केट में, इस आधार पर डिसाइड होगा। ग्लोबल शॉक्स आएंगे, थोड़े समय तक उसका निगेटिव असर होगा, उसके बाद वो चला जाएगा और मार्केट फिर से अपना जो भी करना है, मोस्टली ऊपर जाना, वो कंटिन्यू रखेगा। तो लॉन्ग टर्म में इन चीज़ों का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाइप जरूर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।